जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नसीब लाल आदर्श अपने इस YouTube चैनल आदर्श बोर्ड सक्सेस की के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने जा रहे हैं अपनी तैयारी पूरी कर लिए होंगे। यदि आपकी तैयारी पूरी है तो हम चाहते हैं कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस बार 80% पार हो जाए। इसी प्रयास में मैं आप सभी के लिए डेली प्रतिदिन जो है मैं एक सेशन लेकर आ रहा हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इसी प्रयास में आज मैं भौतिक शास्त्र का तीसरा नंबर चैप्टर मानव नेत्र से 30 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं। यदि आपकी तैयारी पूरी है तो 30 में से 25 करके दिखाइए। यदि अगर आप 25 नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है आपकी तैयारी अभी अधूरी है, जिसे बचे हुए शेष दिनों में आपको पूरा करना है। और इसमें इसीलिए मैं अपने थंबनेल में लिखा है कि साइंस एग्जाम में है 28 दिनों की दूरी, साइंस एग्जाम में है 28 दिनों की दूरी, इसीलिए अब ये सेट लगाना है जरूरी। तो साथियों मेरे साथ आप लोग लगाने के लिए सेट तैयार हैं। अगर आप ये सेट लगान पूरा लगाते हैं उसके बाद कितना आप सही कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का सेशन स्टार्ट होता है। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आंख का रेटिना, हमारे आंख में एक अंग होती है रेटिना, है ना, वह किस प्रकार से कैमरा जो होता है ना, कैमरा फोटो लेने वाले, उसके किस भाग जैसा काम करता है? तो उसके जैसा ही होता है। शटर के जैसा होता है, द्वारक के जैसा होता है, लेंस के जैसा होता है, या फिल्म के जैसा होता है ना? जवाब दीजिए। चलिए, अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब जानते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब जल्दी से ऑप्शन लिख करके भेजें। और मैं अब आपको बता दूं कि नेत्र का जो नेत्र जो है उसके सबसे पिछले हिस्सा में रेटिना नाम की एक अंग होती है जिस पर फिगर बनता है। ठीक उसी तरह से कैमरा में फिल्म होता है जिस पर जो है इमेज बनता है लेंस से अपवर्तन के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों घ। क्या हो जाएगा आंसर? घ हो जाएगा। इसका आंसर घ क्यों हो जाएगा विद्यार्थी? इसलिए घ हो जाएगा इसका आंसर क्योंकि आपका जो है घ इसलिए हो जाएगा विद्यार्थी क्योंकि जो है यह रेटिना और फिल्म एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाला प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है ना? कहता है कि कौन सा प्रभाव, कौन सी शक्ति है आंख की कि वह अपने जरूरत के अनुसार ही आंखों में रोशनी जा सकती है। अगर आप अधिक लाइट में जाते हैं तो आंख अपने क्षमता को इस तरह से असमंजस कर लेता है जिससे कि प्रकाश कम जाए, और कम में जाते हैं तो इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है कि प्रकाश उस मात्रा में जा सके जिससे हमें वस्तु स्पष्ट वहां दिख सके। तो विद्यार्थी इस गुण को क्या कहते हैं? ये किसके द्वारा होता है? आंख के किस भाग के द्वारा यह होता है? रेटिना के द्वारा, लेंस के द्वारा, सिलियरी पेशियां के द्वारा, या परितारिका के द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो देखो विद्यार्थी, सिलियरी पेशियां नाम की अंग होती है जिससे लेंस लटका होता है, जुड़ा होता है, जिसके सिकुड़ने या फैलने से लेंस की मोटाई घट या बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है आंख जो है अपने आवश्यकता अनुसार ही आंख प्रकाश को आंख लेंस से होकर गुजरने देता है। तो ये किसके द्वारा होता है? सिलियरी पेशियां के द्वारा। आंसर ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ग हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट है विद्यार्थी, आप लोग देखें, अगला है कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्रामा करता है, आंख में वही काम कौन करता है ना? देखिए ऑप्शन है कचाव द्रव, जलीय द्रव, पुतली, कॉर्निया। ये सब आंख जब आप पढ़े होंगे तो मानव नेत्र में बताया गया है आंख का ये सब अंग है जो अपना अपना काम करके हमें देखने में मदद करता है। तो आपको पता करना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कैमरे के डायफ्रामा की तरह काम करता है। डायफ्रामा का काम क्या है? डायफ्रामा का काम है आंख में जाने वाली प्रकाश को, डायफ्रामा का काम है कि प्रकाश को जो मात्रा है उसको नियंत्रित करना, कि कितना प्रकाश लेंस से होकर गुजरना है ना? वैसा ही काम हमारे आंख में काम करता है जिसका नाम है पुतली। क्या नाम है? पुतली। पुतली के द्वारा
यह जो है नियंत्रित होता है। इसीलिए कैमरे में डायफ्रामा का काम जो होता है वह हमारे आंख की पुतली का होता है। नेक्स्ट अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, क्या विद्यार्थी, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी चर्चा किए थे, देखिए आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। कॉर्निया, रेटिना या दृष्टि पटल, जिसको कहते हैं हिंदी में रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है। पुतली आईरिस कहां बनेगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है, अभी तो बताया था पीछे में रेटिना होता है, आपके सबसे पीछे में रेटिना होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना होता है। नेक्स्ट हमारा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जैसे हम लोग उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में किस प्रकार का लेंस बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी, बड़ा, छोटा, ये सब पढ़े हैं। ठीक उसी तरह से नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम के दृष्टि 2025 के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर आ गया होगा, मैं आपको अपना जवाब दे रहा हूं। इसमें बेटा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस होता है, आपका लेंस जो लगा हुआ है आंख में वो उत्तल होता है, इसमें वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ग नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। हम लोग चैप्टर नंबर जब फर्स्ट का क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने इसकी डिटेल किया था, उस पर भी आप लोग जा करके देखें, उस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। और ये मेरा तीसरा वीडियो होने जा रहा है, समान दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मैंने बताया था कम से कम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, इससे कम रहेगा तो हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख पाते हैं। तो आंसर इसमें से खोज लीजिए, 25 सेंटीमीटर ग मेरा आंसर हो जाएगा, ग हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। उसी चैप्टर में जब फर्स्ट चैप्टर करवा रहे थे तो मैं दोनों बताया था, निकट का कितना है और दूर का कितना है, उसकी चर्चा मैंने डिटेल में किया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन जब इसी तरह से आया था तो मैं उसको बताया था डिटेल करते वक्त। फिर भी आप लोग ऑप्शन चुन लीजिए, आप लोग जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। 0 एवं 25 सेंटीमीटर, 0 एवं अनंत 25 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर अनंत, है ना। क्या कह रहा है, निकट, आगे वाला निकट, पीछे वाला दूर का है। तो निकट दृष्टि दोस्तों अभी बता, निकट बिंदु तो अभी जस्ट बता दिए थे कि निकट बिंदु में कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर यहाँ दूर में दिख रहा है, तो 25 सेंटीमीटर ये वाला और ये 250 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होगा। जो स्वस्थ मानव नेत्र है वह दूर अनंत तक देख सकता है, सूर्य अनंत दूरी पर है, चंद्रमा तारे अनंत दूरी पर है, उसे हम देख पाते हैं, यानी हमारी देखने की क्षमता क्या है, अनंत है। दूर बिंदु देखने का अनंत, लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हमारा 8 हो गया है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। यानी आंख में क्षमता होता है कि निकट की वस्तु को भी देख पाते हैं, दूर का। इसके लिए हम आंख को क्या करना पड़ता है, फोकस दूरी बदलना पड़ता है। लेंस तो एक ही लगा हुआ है, फिर भी दूर के वस्तु को भी स्पर्श देख रहे हैं, नजदीक का भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वह हर तरह के वस्तु का इमेज जो है हर हाल में रेटिना पे बना रहा है, यानी उसका फोकस हमेशा रेटिना पर ही हो रहा है। ये कैसे होता है, किस क्षमता के कारण होता है, तो इसको आप लोग को जवाब देना है। दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता, ये किस क्षमता के कारण ऐसा होता है, तो आप लोग जवाब देंगे जल्दी से। चलिए, आप लोग का जवाब आ गया होगा। नेक्स्ट है मेरा, आप बता देते हैं, सामंजन क्षमता होती है। आपसे पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि सामंजन क्षमता से आप, आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसका अर्थ है विद्यार्थी कि आंख की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है और हर हाल में इमेज रेटिना पे ही बनाता है। आंख यही क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए
आंख के लेंस के की फोकस दूरी परिवर्तन होता है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। क्यों? पुतली द्वारा होता है, रेटिना द्वारा होता है, सैलिनी पेशियों द्वारा होता है, आइरिस द्वारा होता है। यह क्वेश्चन शायद पीछे आ चुका है, पर जवाब हम दे चुके हैं, देख लीजिए आप लोग, है ना। किसके द्वारा होता है? विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है ना। विभिन्न दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, उसको देखने के लिए हमने अभी जस्ट बोला है कि फोकस को क्या करना पड़ेगा, कम या ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, कम या ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव होता है? तो इसका संभावना इससे होती है कि सामंजन क्षमता द्वारा। अभी सामंजन क्षमता को कंट्रोल कौन करता है? हमारे आंख की कौन सा कंट्रोल करता है, ये पूछ रहा है। तो बेटा हमने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, सिलियरी पेशियां हैं जो सिकुड़ करके और फैल करके आंखों की लेंस की फोकस दूरी घटाता और बढ़ाता है, सिकुड़ता और फैलता है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है ना। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। कौन सा दोष होता है? इसकी चर्चा भी डिटेल में मैं चैप्टर फर्स्ट जो वीडियो बनाया हूं, चैप्टर नंबर फर्स्ट का, उसमें बताया हूं बच्चों। तो आप लोग अगर मेरा उस वीडियो को देख लिए हैं तो जरूर जवाब देंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वन अंधता। किसके वजह से? जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर वाला नहीं देख रहा लेकिन नजदीक वाला देख रहा है, तो उस नेत्र में कौन सा दोष हुआ होगा? मैं इसका पकड़ने का तरीका आप लोग को बताया था कि जो दिख रहा है वही दोष है, जो दिख रहा है वही दोष है। दूर का दिख रहा है तो उसमें दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो गया। कौन नहीं दिख रहा है मत जोड़ दीजिए, आप इस पर जोड़ दीजिए कि कौन नहीं, कौन स्पष्ट दिख रहा है, जो दिख रहा है वही दोष। तो यहाँ पर दिख कौन रहा है? इसकी वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर वाला नहीं देख रहा है, नजदीक वाला देख रहा है, तो नजदीक वाला दिख रहा है, इस केस में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। खा नंबर इसका जो है निकट दृष्टि दोष जो है आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन। जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। 25 सेंटीमीटर तो बढ़िया आंख है तो देख ले सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर स्थित जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को अगर स्पष्ट नहीं देख रहा है, यानी कि निकट वाला नहीं दिख रहा है, उसको दूर वाला दिख रहा है, यानी कौन सा दोष हो जाएगा बच्चों? अब आराम से आप जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वन अंधता। बोलिए जल्दी से क्या जवाब होगा आप लोग का? आप लोग जवाब कर चुके होंगे, क्या होगा? का होगा। जस्ट तो बता दिया था कि दूर का दिख रहा है दूर दृष्टि दोष, निकट का दिख रहा है निकट दृष्टि दोष, नहीं दिख रहा उस पर गौर नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गया बेटा, फोकस दूरी अधिक हो गया, फोकस दूरी ज्यादा हो गया है। फोकस दूरी ज्यादा हो गया तो दूर वाला वस्तु का तो ठीक है बन जाएगा रेटिना पर प्रतिबिंब, लेकिन जो नजदीक वाला रहेगा ना उसका प्रतिबिंब बनाते वक्त जो है यहाँ जो लेंस लगा हुआ है आंख में, वो क्या करेगा? इसका इधर, इसका जो प्रतिबिंब बना देगा वो इधर बना देगा, इधर बना देगा, बाहर बना देगा, रेटिना पे नहीं जा पाएगा, इसलिए नहीं दिख पाएगा। यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से उसका कौन सा दोष? निकट वाला नहीं दिखेगा, दूर वाला दिखेगा, ये दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। हाँ, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से उसका दूर दृष्टि इसको हो जाएगा। कौन सा दोष? दूर दृष्टि। ऑप्शन, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? दोस्तों जवाब दो, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? अभी तो बताए थे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बारे में समझाए थे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। देखिए उसका फोकस दूरी घट जाएगा तभी तो रेटिना के आगे बन जाएगा, मतलब बीच में ही रह जाएगा। अगर दूर की वस्तु है तो इधर रह जाएगा, निकट वाला दिखेगा उसको, यानी कि उसको कौन सा दिखेगा? निकट वाला दिखेगा, यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको। का नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप लोग जवाब कर चुके होंगे।
अगला है दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष अगर हो गया तो उसको कौन सा लेंस वाला चश्मा लगेगा ताकि उसको दिख सके, है ना। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। लेकिन इसमें ऑप्शन उत्तल लेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब देखिए यहाँ पर अभिसारी अपसारी तो दिख रहा है ना, अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहा जाता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? का। क्या हो जाएगा? का। नेक्स्ट है 16 नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जल्दी से जवाब कीजिए आप लोग। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांता। क्या है आंसर आप लोगों का? चलिए ठीक है, मिला लीजिए जो भी आंसर आपने मारा है। मैं बता रहा हूं इसका आंसर, इसमें जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, दोनों प्रभावित हो जाएगा, निकट भी और दूर भी, इसीलिए इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं जिसमें दोनों प्रभावित होता है। ग नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बच्चों आप लोग का 17 नंबर क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तारा जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि टिमटिमा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोग पढ़े हैं, आपकी तैयारी पूरी है, तो आप इसका जवाब जल्दी से करिए। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय बल विक्षेपण, वायुमंडलीय परिकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप लोग का कौन सा सही होगा? जल्दी से जवाब दीजिए और मिलाइए। अगर मान लिए आंसर सही है तो भी और नहीं है तो भी, देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए ये स्टार है, अगर ये स्टार है तो इससे बहुत सारा क्या निकल रहा होगा बच्चों? बहुत सारा लाइट निकल रहा होगा, और स्टार जो होता है हमारी आंखों से काफी दूर होता है, जिसके कारण उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने में कई माध्यम को पार करना पड़ता है। कभी रेयर मीडियम तो कभी आपको डेंसर मीडियम मिलता है, कभी रेयर तो कभी डेंसर, कभी रेयर तो डेंसर। इस तरह से कई माध्यमों को पार करने में यदि प्रकाश यहाँ पर तिरछा इस तरह से प्रवेश करता है इस माध्यम में, तो अगर यह इसकी अपेक्षा रेयर है तो प्रकाश और इधर हो जाएगा, अगर यह डेंसर है, डेंसर मीडियम है, तो प्रकाश ऐसे लग जाएगा। फिर अगर ये मान लीजिए रेयर पकड़ा गया तो इधर लग जाएगा, फिर अगर ये डेंसर पकड़ा गया तो आपका ऐसे लग जाएगा। ऐसे कंडीशन में प्रकाश जो है हमें किस तरह से दिखेगा बच्चों? टिमटिमाते हुए दिखेगा तारे का प्रकाश। यानी आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है ना? ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। जल्दी से आप लोग जवाब कीजिए इसका, जल्दी से जवाब दीजिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है ना? तो देखिए 6 है, 5 है, 4 है और 3 है। तो बात करेंगे हम लोग इसमें कितने हो जाएंगे। देखिए प्रिज्म जो होता है पहले तो 3 आयताकार सतहों से घिरा होता है और 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा होता है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, यानी कि 5 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी ख नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बल विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है ना? ऑप्शन है का परावर्तन, ख है अपवर्तन और ग है विकिरण और घ है इनमें से कोई नहीं। घ है इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थी जवाब दीजिए जल्दी से। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कौन सा है? तो इसमें भी लगता है परावर्तन। क्या लगता है बच्चों? परावर्तन लगता है। तो आप लोग देख रहे होंगे परावर्तन का नंबर ऑप्शन आप लोग मान लिए होंगे, सही है। नेक्स्ट अगला है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण अधिकतम विचलित होता है। आप लोग इस तरह से ये प्रिज्म देख रहे हैं, प्रिज्म की एक सतह से प्रकाश के श्वेत प्रकाश जब जाती है तो वह अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंग में आप लोग इसको पढ़े होंगे, विविजियर है ना? विविजियर से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी आ सकता है और ये इसको बनाना आप लोग को 5 नंबर में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आसानी से याद किया जा सकता है। एक ट्रिक है विविजियर, उससे कर लीजिएगा। तो विविजियर में देखिए सबसे नीचे ये है आपका
इसमें जो देख रहे हैं आपका बैगनी वायलेट जो है ना, ग नंबर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का। लाल पीला बैगनी हरा, इसमें से ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ग। तो डन, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग डन कर लिए हैं। अब 11 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अभी तक आप लोग की तैयारी कैसी है पता चल रहा होगा, कितना आप लोग बना लिए हैं। यदि अभी तक सारा का सारा क्वेश्चन जो बच्चा सही किया है उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से। नेक्स्ट आते हैं, किसी कंद पर पढ़कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? यदि आप यह चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें घटना बताया गया होगा प्रकाश का। पहले आप लोग ऑप्शन जानते हैं वो दीजिए। का नंबर है प्रकाश का परावर्तन है, खा नंबर है प्रकाश का अपवर्तन है, ग नंबर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और घ नंबर है प्रकाश का प्रकीर्णन। विद्यार्थी तो आप लोग इसका जवाब जल्दी से कीजिए। क्या दिए जवाब? कौन सा जवाब दिए? तब तक मैं इसका डिस्क्रिप्शन करता हूं। जवाब अभी आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। हाँ, डिस्क्रिप्शन ये है कि प्रकाश जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वहां पर मेन रूप से 3 प्रकार की घटनाएं घटने का संभावना होता है। एक उस वस्तु से टकरा करके वापस लौट सकती है जिसको परावर्तन कहते हैं, एक उस वस्तु को पार कर सकती है जिसको अपवर्तन कहते हैं, और एक यदि छोटे कणों पर पड़ती है, छोटे कणों पर पड़ती है तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की जो घटना है विद्यार्थी, इसे कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाए विद्यार्थी। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। अब देखिए, तब तक ऑप्शन आपको दे दीजिए। वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्यूलेंटल प्रभाव, इस तरह से 3-4 प्रभाव है। वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्यूलेंटल प्रभाव। बताइए आंसर आप लोग सही है। एकदम इजी क्वेश्चन है आप लोग और बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी 2025 एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग और देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं। देखिए सबसे पहला तो है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है? जब किसी द्रव में छोटे छोटे कण मिले हुए रहते हैं तो उसको कहते हैं कोलाइडी विलयन। क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन। जैसे पानी में अगर 2-4 बूंद हम दूध मिला दें तो वो जो विलयन बन के तैयार होगा वो कोलाइडी विलयन होगा, और उससे जब प्रकाश की किरण जाएगी ना तो वो छितरा जाएगी। विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगी? छितरा जाएगी। ये घटना जो है ना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। तो आप लोग को ऐसे लिखने के लिए भी आ सकता है 2 नंबर में कि टिंडल प्रभाव को लिखें या समझाएं या टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बस ये जवाब दे दीजिएगा। क्या? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। नेक्स्ट गा हो गया इसका ऑप्शन, 21 नंबर का ऑप्शन गा हो गया विद्यार्थी। आप नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए हम लोग धरती से जब आकाश को देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है, लेकिन अब एक ऑप्शन तो आप लोग कैसे खत्म हो गया कि नीचे से देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है। क्या ऊपर से भी नीला प्रतीत होता, उजला प्रतीत होता, लाल या काला? जल्दी से आप लोग जवाब कीजिए, क्या होगा इसका जवाब? का खा ग घ। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी। नीला, उजला, लाल, काला, कौन सा जवाब होगा विद्यार्थी? इसका जवाब है, हम बता रहे हैं जल्दी से, अगर आप लोग कर लिए तो ठीक है। इसका जवाब होगा विद्यार्थी घा। क्या होगा? घा। अंतरिक्ष में से कोई व्यक्ति अगर दिखता है, यदि अंतरिक्ष के यात्री जो है आकाश को यदि देखता है तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या करते हैं? लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, या पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण लाल दिखाई पड़ता है। क्या कारण है विद्यार्थी? जल्दी से इन 4 ऑप्शन में से एक आप लोग चूज करिए जो आपका आंसर है, जो आप जानते हैं, आप पढ़ रखे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं, देखो जब सूर्य उगता है या डूबता है उस समय हमारे आंखों से काफी दूर होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमारी आंखों से काफी दूर होने की वजह से उसे वायुमंडल के कई लेयर को पार करके आना पड़ता है, जिसमें प्रकाश के बाकी सभी कलर जो हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं।
और अधिक वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग के जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वह चल करके हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, जिससे उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज हमें लाल दिखाई देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, मैंने नीला रंग, बाकी जो रंग बचा जो नीला रंग है जो प्रकीर्णित होने के बाद जो है उधर ही रह जाता है और लाल पहुंच जाता है, यानी मेरा आंसर जो है गा हो जाएगा। नीले रंग का बहुत अधिक प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सी कथन इसमें गलती है विद्यार्थी, यानी कि उसमें एक ऐसा कथन है जो गलत होगा और बाकी सब सही होगा। तो चलिए आप लोग चुनिएगा। देखिए, श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, श्वेत प्रकाश में बैंगनी वर्ण का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, श्वेत प्रकाश में लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो विद्यार्थी देख लीजिए आप लोग का आंसर क्या है, जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, श्वेत प्रकाश में बैंगनी वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, श्वेत प्रकाश में लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसमें से अधिकांश बातें मैंने अभी इसी सेशन में कर चुका हूं, इसलिए आप लोगों को जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी से जवाब कीजिए। चलिए फिर अब मैं बताता हूं। देखिए, श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, यस 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश में बैंगनी वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यस ये भी अभी जस्ट बताया था कि बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, श्वेत प्रकाश में लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अभी जस्ट पीछे बताया कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण तो आप तक पहुंच जाते हैं, उगता और डूबता हुआ सूरज लाल दिखता है, ये मैंने बता दिया, तो ये भी सही ही था। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है, गलत है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। तो तरंगदैर्घ्य विद्यार्थी इसका क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, मतलब ये गलत असत्य कथन है, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा, घ होगा। क्या होगा, असत्य चुनना था, सत्य नहीं है मतलब असत्य है, उसको चुनना था, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है विद्यार्थी 25 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसकी भी बात मैं पहले ही कर चुका हूं, इस क्वेश्चन को भी पहले आप देख चुके हैं इसी सेशन में। जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन है कॉर्निया, परितालिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल, उसी को कहते हैं रेटिना को। तो देख लीजिए आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा आपका, मैं देने जा रहा हूं, जल्दी से जवाब कीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी, रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेटिना पर ही प्रकाश का जो आंख का जो है इमेज जो बनता है आंख द्वारा, वो रेटिना पे बनता है, दृष्टिपटल इसी को कहते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। अभी इस क्वेश्चन को भी हम लोग पीछे देखे हैं और इस तरह का क्वेश्चन किए हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब कीजिए, क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए जल्दी से। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। चलिए मैं आप जवाब दे रहा हूं, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन सिद्धांत के कारण ही कई वायुमंडलीय कई तरह के माध्यम को पार करने की वजह से कई माध्यम से अपवर्तन होता है प्रकाश का, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अभी पीछे डिस्क्रिप्ट किए थे इसको। 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अभी कम हो जाने वाला क्वेश्चन आ चुका है, तब यहां पर क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गया, ज्यादा हो गया है। अब ऐसे कंडीशन में कौन सा दोष होगा, देखिए जल्दी से। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, में से कोई नहीं। ऑप्शन कीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए देखिए, मैं समझाया था अभी जस्ट कि आंख का ये जो गोला है इसके पीछे में रेटिना होता है। अगर इसका फोकस दूरी ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है कि नजदीक की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो रेटिना कहीं बाहर बना देगा। अब रेटिना के बाहर बनाने का मतलब क्या होगा बच्चों, रेटिना के बाहर बनाने का मतलब क्या हो जाएगा
इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको दिखेगा नहीं। कौन सा वस्तु नहीं दिखेगा? निकट वाला नहीं दिखेगा। दूर वाला अगर है तो उपरेखा पे आ जाता है, इसलिए दूर वाला दिखेगा। तो जो दिखता है वही दोष, यानी इसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यह भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक बार आप लोग इसको देख करके जवाब दे सकते हैं। आंसर होगा काल्पनिक, ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका आंसर विद्यार्थी हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आप लोग दिए होंगे इसका जवाब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा होगा, क्योंकि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब वही। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यह भी क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं इसी सेशन में, इसलिए देख लीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं इसको आगे बढ़ जाता हूं, ये आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होता है, किसके द्वारा होता है? यह भी क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। यह सिलेरी पेशियों द्वारा होता है। और आज का सेशन ये 30 क्वेश्चन का, जिसमें कई क्वेश्चन रिपीट कर गया है, विद्यार्थी इग्नोर करिएगा। अगर आप लोग कर लिए हैं कोई बात नहीं। 30 क्वेश्चन का ये सेशन आज समाप्त होता है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।